हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। तो गाइस, आज हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है और कार्बनिक रसायन, उसका जो फर्स्ट लेसन है तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत, चैप्टर का नाम है। तो इसका मैं आज ऑब्जेक्टिव बताऊंगी। इसके पहले मैं फिजिकल केमिस्ट्री जितना भी था 1 to 5 लेसन तक मैंने ऑब्जेक्टिव बता दिया है। तो आज मैं इनऑर्गेनिक शुरू करने वाली हूँ। तो आप लोग इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक देखिए और जितने भी ऑब्जेक्टिव है सभी याद कर जाइए। या मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव लिया है सब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आज से क्लास शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है। जिंक यानी जस्ता धातु जो होता है, जिंक का अयस्क कौन नहीं है। इसमें जो ऑप्शन दिया है तो इसके अकॉर्डिंग तो देखिए, जिंक का अयस्क जिंक ब्लेड होता है, ZnH जिसका सूत्र होता है। फिर केलेमाइन ZnCO3 होता है, वो भी आपका जिंक का अयस्क है। और जिंकाइड जिसका सूत्र होता है ZnO। तो ये सभी तो तीनों इसका सूत्र है, लेकिन बॉक्साइड जो होता है वह एल्युमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी राइट हुआ कि बॉक्साइड जिंक का अयस्क नहीं है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। सही इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा कि जितने भी अयस्क होते हैं, अयस्क वो सभी खनिज होते हैं। सभी अयस्क को हम खनिज कह सकते हैं, बट खनिज को हम अयस्क नहीं कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है, खनिज जिसे धातु प्राप्त किया जाता है, धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है। खनिज जिसे धातु का निष्कर्षण करते हैं किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं। तो देखिए, खनिज होते हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा अशुद्धि पाई जाती है, क्योंकि हम उसे मिट्टी से खोद कर निकालते हैं तो उसमें डायरेक्ट निकालते हैं तो उसमें अशुद्धियाँ रहती है। और उस खनिज को हम निष्कर्षण करते हैं तो उसमें इसका जितना भी जैसे बालू मिट्टी के कण होता है हट जाता है, जिससे कि अयस्क बन जाता है। यानी अयस्क में कम अशुद्धि रहती है और खनिज में ज़्यादा। तो खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे हम बोलते हैं अयस्क। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि उसे हम अयस्क बोलते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है, वात भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है। वात भट्टी में तो आप लोगों को मालूम होगा कि वात भट्टी में जब आप लोहा का निष्कर्षण करेंगे, लोहा धातु का ही वात भट्टी में निष्कर्षण किया जाता है तो उसका ऑक्साइड का अपचयन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि आयरन का ऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए नेक्स्ट है, कॉपर का मुख्य अयस्क है। कॉपर का मुख्य अयस्क है। वैसे तो कॉपर के बहुत सारे अयस्क होते हैं, जैसे कॉपर ग्लास, मेलेकाइट, सिरेड सभी होते हैं, बट कॉपर का निष्कर्षण जो होता है उसे आप मुख्य अयस्क बोलते हैं। तो कॉपर का निष्कर्षण आप करते हैं कॉपर पाइराइड से, कॉपर पाइराइड CuFeS2 इसका अनुसूत्र होता है। तो राइट आंसर होगा ए कि कॉपर पाइराइड इसका मुख्य अयस्क है। ओके। फिर देखिए नेक्स्ट है, जब किसी धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है, कोई धातु का ऑक्साइड है उससे हम कार्बन C के साथ गर्म करेंगे तो धातु का तो निर्माण होगा, जो यहाँ पर हमने निष्कर्षण दिया है कि MXY वो Y प्लस YC एरो XM प्लस YC होता है। यहाँ कार्बन है तो कार्बन किस रूप में कार्य करेगा, ऑक्सीकारक के रूप में या अकारक। तो कार्बन जो काम करता है वह ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है, ऑक्सीकारक। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक पोटेशियम आयोडाइड डालने पर, पोटेशियम आयोडाइड Ki डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। तो यह उजला अवक्षेप का अनुसूत्र बताना है कि इसमें से कौन है। कॉपर सल्फेट CuSO4 के घोल में यदि आप Ki पोटेशियम आयोडाइड डाल देगा तो जो प्रेसिपिएट प्राप्त होता है अवक्षेप, तो उस अवक्षेप का नाम बताएंगे कि कौन अवक्षेप प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि जो कॉपर पोटेशियम होता है तो उसके स्थान पर आ जाता है कॉपर, उसे डिस्प्लेसमेंट कर देता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ कि CuI2 कॉपर डाई आयोडाइड। फिर देखिए अगला प्रश्न है, जिंक ब्लेड अयस्क का साधारण किस विधि से होता है। जिंक ब्लेड अयस्क, तो आप देखिएगा जिंक ब्लेड का अनुसूत्र क्या होता है तो ZnS। और आप पढ़े होंगे जब तत्वों का सबका साधारण करने की विधि,
जैसे कि चुंबकीय पृथक्करण विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि, फोन फ्लोन विधि सब होता है। तो आप पढ़े होंगे कि सल्फाइड एस्को का सांद्रण किस विधि के द्वारा किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि फेन फ्लोन विधि के द्वारा, जिसमें अगर एस लगा होता है जैसे कि ZnS, CuS सभी होता है, CuFeS2 आपका कॉपर पाइराइट, HgS, PbS सभी का जितना भी एस लगता है यानी सल्फाइड एस होता है, उन सभी का निष्कर्षण हम सांद्रण फेन फ्लोन विधि के द्वारा करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि फेन उत्पादन विधि के द्वारा जिंक ब्लेड ZnS का सांद्रण किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट है अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं। जैसे कि अयस्क में भी कुछ बहुत थोड़ा सा अशुद्धि होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं गैंग या फिर अधात्रिक या मैट्रिक्स उसे बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ कि उसे हम गैंग बोलते हैं, गैंग या अधात्रिक। फिर देखिए अगला प्रश्न है कॉपर पाइराइट का सूत्र है। कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ CuFeS2। CuFeS2 कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है। नेक्स्ट है एल्युमिनियम का अयस्क, इसमें से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है, तो इसका राइट आंसर होगा कि एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और जो आपका हेमेटाइट है या लोहा का अयस्क है, डोलोमाइट जो है ये आपका Mg मैग्नीशियम का अयस्क है। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न है मेलेकाइट अयस्क है। मेलेकाइट अयस्क किसका है, मेलेकाइट अयस्क, तो मेलेकाइट अयस्क होता है आपका कॉपर का। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कॉपर का। इसका सूत्र होता है CuCO3 CuOS/2। इस तरह होता है CuCO3 प्लस नहीं होता है, सॉरी CuCO3 इंटू में होता है आपका CuOS इसका /2 होता है। इतना आपका मेलेकाइट अयस्क का सूत्र होता है जो कि कॉपर का है। फिर देखिए अगला प्रश्न है सिल्वर युक्त अयस्क है। सिल्वर युक्त यानी इसमें जो आपका ऑप्शन दिया है इसमें किसमें सिल्वर की मात्रा है, तो आप सिल्वर का वाले अयस्क याद कीजिए। सिल्वर का अयस्क क्या क्या होता है, तो आपका सिल्वर ग्लास Ag2S, तो इसमें सिल्वर की तो मात्रा है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि सिल्वर ग्लास सिल्वर युक्त अयस्क है। डोलोमाइट जो है आपका मैग्नीशियम का है, लिमोनाइट या लिमोनाइट दिया है या आपका लोहा का है, और फिर मैग्नेटाइट तो लोहा का है ही। फिर देखिए अगला प्रश्न है कौन सी धातु को उनके लवण विलयन के विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पूछा जाएगा कि कौन ऐसी धातु है जो कि लवण विलयन के विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं। लवण विलयन यानी जैसे कि लवण बनाते हैं नहीं, अम्ल और भस्म मिलकर लवण बनाते हैं, तो यहाँ पूछा जाएगा कि विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसमें कौन ऐसी धातु है, तो एल्युमिनियम एक ऐसी धातु है जो कि लवण विलयन के विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी धातु भूपर्पटी में प्रचुरता में पाई जाती है। भूपर्पटी यानी हमने पृथ्वी के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा कि एल्युमिनियम जो होता है भूपर्पटी में यानी पृथ्वी के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। फिर देखिए अगला प्रश्न है सिनेबार कहा जाता है। सिनेबार जो कि आपका पारा होता है ना Hg, उसका अयस्क होता है सिनेबार, तो इसका सूत्र होता है HgS। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा HgS से इसे सिनेबार कहा जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है पाइराइट को गर्म करके सल्फाइड का निष्कर्षण कहलाता है। तो देखिए इसमें आपका एक विधि होता है, आपका निस्तापन होता है, एक होता है भर्जन। तो जितने भी सल्फाइड अयस्क है तो सल्फाइड अयस्क को आप वायु की उपस्थिति में ही उसे रिएक्शन करा सकते हैं, तो वायु की उपस्थिति में। और भर्जन होता है तो भर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इसे उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो भर्जन। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी कि भर्जन या जारन। पाइराइट को गर्म करके सल्फाइड का निष्कासन भर्जन विधि के द्वारा किया जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है सल्फाइड अयस्क से Cu के निष्कर्षण में Cu2O के अपचयन से धातु का निर्माण किसके साथ होता है। सल्फाइड अयस्क से पूछा जाएगा कि सल्फाइड अयस्क से जो आपका कॉपर Cu के निष्कर्षण में Cu2O के अपचयन से धातु का निर्माण किसके साथ होता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की Cu से होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से
कार्बोनेट एसिड, इसमें पूछा जा रहा है कि किस में कार्बन की मात्रा है, कार्बोनेट एसिड पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेलेकाइट। इसका सूत्र होता है CuCO3 × CuOH 4/2, यानी इसमें कार्बोनेट यानी कार्बन की मात्रा है, कार्बोनेट है CuCO3, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। या मैग्नीशियम का है इसका। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किसके धातुकर्म में स्वतः अपचयन प्रकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है। स्वतः अपचयन यानी जो स्वयं होता है, तो जो लोहा होता है उसमें नहीं किया जाता है, Fe राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, कॉपर के विद्युत अपघटनी शोधन में कुछ धातुएं अशुद्धियों के रूप में एनोड पंख के रूप में व्यवस्थित हो जाती है। तो इसमें कौन ऐसे धातु है जो कि एनोड पंख के रूप में व्यवस्थित हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा जो Ag होता है और Au होता है, यानी जो सोना चांदी होता है वही Ag और Au। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। Ag तथा Au एनोड पंख के रूप में व्यवस्थित हो जाता है, वहाँ पर जम जाता है। देखिए नेक्स्ट है फिर केसिटेराइट एस का, किसका यह एस का केसिटेराइट, तो यह टिन का है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा एसएन, जो कि टिन का होता है। केसिटेराइट उसी का एस का SnO2। केसिटेराइट का सूत्र होता है SnO2। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न है, विद्युतीय अवकरण प्रक्रिया निष्कर्षण में नहीं अपनाई जाती है क्या, तो लोहा को नहीं अपनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से वह लवण जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है वो कौन है। तो खनिजों में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला लवण है आपका नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा नाइट्रेट। फिर देखिए अगला है, एल्यूमिनोथर्मिक विधि द्वारा निष्कर्षित होता है। एल्यूमिनोथर्मिक विधि द्वारा किसे निष्कर्षित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्रोमियम को। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा क्रोमियम को। फिर देखिए अगला प्रश्न है, विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। किससे शुद्ध किया जाता है विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा, तो उसे हम कॉपर यानी तांबा को शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा Cu को। फिर देखिए अगला प्रश्न है, कॉपर पाइराइड एस का है, किसका एस का है, कॉपर पाइराइड CuFeS इसका सूत्र होता है, तो वह है कॉपर का। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि गेंग और फ्लक्स मिलकर बनाता है, क्या बनाता है। देखिए यहाँ पर यह इंग्लिश नेम है। गेंग यानी होता है आपका अधात्री और फ्लक्स यानी होता है द्रावक। तो ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, तो जो अधात्री यानी गेंग और फ्लक्स होता है, तो इनके बीच आप रिएक्शन कराइएगा तो वो बनाएगा धातुमल होता है अपशिष्ट पदार्थ। धातुमल को इंग्लिश में बोलते हैं एस्लेग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एस्लेग। गेंग और फ्लक्स मिलकर एस्लेग बनाता है। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत विच्छेदन से प्राप्त की जाती है। विद्युत विच्छेदन से तो है आपका कॉपर। ऑप्शन नंबर सी रहेगा कॉपर, जो कि विद्युत विच्छेदन से प्राप्त किया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट है, एस्पेल्टर है। एस्पेल्टर यह क्या है, तो यह अशुद्ध जिंक है, यह एक प्रकार का अशुद्ध जिंक है। फिर अगला है, डोलोमाइट खनिज में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो डोलोमाइट जो है आपका मैग्नीशियम का एस का है, तो इसका राइट आंसर होगा कि मैग्नीशियम पाया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि CuSO4 × 5H2O नीला थोथा का सूत्र है। और हरा थोथा भी होता है, बहुत सारा इस तरह होता है, तो आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से। नीला बोले तो आप लास्ट में लगाइएगा कि 5H2, इसमें जल की मात्रा 5 होती है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एनोवेस इनमें से किसे कहते हैं। एनोवेस को हम बोलते हैं कास्टिक सोडा। ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ कि उसे हम बोलते हैं कास्टिक सोडा। एनोवेस को कास्टिक सोडा बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। कॉपर धातु का, तो इसके ऊपर कितना सर था कि किस धातु का शोधन विद्युत अपघटन विधि के द्वारा किया जाता है, तो कॉपर था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न को आपका घुमा कर पूछता है, सो आप लोग अच्छी तरह से पहले प्रश्न को पढ़िए तब उसका उत्तर दीजिए। ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा कि विद्युत अपघटनी शोधन द्वारा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, लोहे का मुख्य अयस्क है। लोहे का मुख्य अयस्क क्या है, तो लोहा का तो अयस्क बहुत सारा होता है, जैसे आप जानते हैं कि हेमेटाइट जो कि इसका मुख्य होता है, जिससे कि इसका निष्कर्षण किया जाता है। मैग्नेटाइट भी होता है, सिडेराइट भी होता है, यानी ये सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। जो प्रगलन विधि होता है तो उसमें धातु के ऑक्साइड में अपचयन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हम उसमें कार्बन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगी, कार्बन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, सल्फाइड एस्को का सांद्रण किया जाता है। किसके द्वारा सल्फाइड एस्को का सांद्रण किया जाता है, तो हम फिन उत्प्लावन विधि के द्वारा सल्फाइड एस्को का सांद्रण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा।
अगला है निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो जितनी भी धातुएं संयुक्त अवस्था में मुक्त अवस्था में होती है वो प्रकृति में तो मुक्त में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर बी, मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कि प्लेटिनम, जो जितनी भी भारी धातु होगी चाहे सोना चांदी ये सभी मुक्त अवस्था में पाई जाती है। प्लेटिनम भी सभी भारी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, जबकि सोडियम, लोहा, जिंक ये सभी संयोजी अवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि यह सब यौगिक आसानी से बना सकते हैं और क्रियाशील भी यह कम होते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है, उत्प्लावन विधि से अयस्क को सांद्रित करने में अयस्क के कण झाग के साथ तैरने लगते हैं, क्योंकि जो उत्प्लावन विधि होता है जिसके द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, तो इसमें बोला जा रहा है कि उत्प्लावन विधि में जो अयस्क को सांद्रित करने से अयस्क जो कण होते हैं झाग वो तैरने लगते हैं ऊपर की तरफ। बिकॉज क्यों, तो इसका राइट आंसर होगा कि क्योंकि वे द्रव में आसानी से नहीं भीगते हैं इसलिए वे ऊपर तैरते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें यूकेलिप्ट से या पाइन का तेल मिलाया जाता है। तो कोई भी पदार्थ तो तेल में नहीं खुलता है, ऊपर पानी के ऊपर ही रहता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है। हेमेटाइट जो कि लोहा है, तो हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने से चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो देखिए कुछ का निष्कर्षण किया जाता है जिसमें कुछ अद्रवणशील होता है, यानी नहीं खुलता है। तो नहीं खुलता है तो उसके लिए कुछ ऐसा पदार्थ बाहर से मिलाया जाता है जो कि उसे उस मिश्रण में घुला देता है, जिसे हम बोलते हैं द्रावक। ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ कि द्रावक को ही बोला जाता है फ्लक्स। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न है, गिलना किस अयस्क है, किसका अयस्क है गिलना। तो ये होता है आपका लेड का शीशा का। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पीबी का होता है। गिलना का सूत्र होता है पीबीएस, यह भी सल्फाइड अयस्क है एक प्रकार का। फिर देखिए नेक्स्ट है, एल्यूमिनोथर्मिक विधि में एल्युमिनियम कार्य करता है, किस रूप में कार्य करता है या। तो इसमें कार्य करता है अवकारक के रूप में, अवकारक के रूप में। नेक्स्ट है, साइनामाइड विधि द्वारा प्राप्त होता है, किसे प्राप्त किया जाता है साइनामाइड विधि के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा सिल्वर। सिल्वर को साइनामाइड विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, निक्षालन द्वारा अयस्क का किया जाता है, क्या किया जाता है। तो निक्षालन आप जानते हैं कि अयस्क के सांद्रण करने की एक विधि है, तो क्या किया जाता है सांद्रण किया जाता है। और मैं बता दूं कि निक्षालन के द्वारा बॉक्साइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। जो निक्षालन होता है यह एक प्रकार की रासायनिक विधि है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। विद्युत अपघटन पर वह आधारित है, तो किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो वह कहलाता है विद्युत शोधन, मतलब अशुद्ध धातु को शुद्ध धातु में बदला जाता है। अगला प्रश्न है, प्रबल विद्युत धनात्मक धातुओं को उनके द्रवित लवण का विद्युत अपघटन करके प्राप्त करना क्या कहलाता है। जितने भी स्ट्रॉन्ग विद्युत धनात्मक धातु होते हैं तो उनको द्रवित लवण का विद्युत अपघटन करने पर क्या प्राप्त होता है। तो प्राप्त होता है विद्युत धातु कर्म। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया द्वारा नहीं होता है। पूछा जाए नहीं होता है तो वो है आपका लोहा, लोहा का नहीं होता है। फिर देखिए आपका 48 है, हूप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है। हूप के विधि के द्वारा तो एल्युमिनियम का होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ, एल्युमिनियम का होता है। तो फ्रेंड्स आपके इनऑर्गेनिक के फर्स्ट चैप्टर का भी हो गया। मैं अगले चैप्टर का अगले दिन लेकर आऊँगी, तब तक आप इन सभी को याद करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।